हेलो फ्रेंड्स, आज आपका दिन कैसे रहा? आपने क्या ट्रेड्स किए? आपको मज़ा आया नहीं आया? मुझे कमेंट करके बताना। और आज अगर आप देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा गिर गया। जो पुल बैक के चांसेस थे वो आए ही नहीं। तो क्या मार्केट में सब खत्म हो गया या वापस मार्केट में रिवर्सल आ गया? ये सभी का हम आज डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और उसके पहले स्टोरी टाइम है आज, क्योंकि आज थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम है। आज फ्राइडे है तो कुछ औरंगज़ेब, दारा शिकोह, मुराद की ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट में भी आप क्या गलती कर सकते हो ये पता चलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। बट एट द सेम टाइम स्टोरी ख़त्म होते ही हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो। और अगर आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ज्वाइन होना है जहां पे डेली इंट्राडे एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी के हम करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो देर किस बात की, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की स्टोरी, तो ध्यान से सुनना। ओके अब मैं डेफिनेटली इमेजेस के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि इमेजेस देखने का कुछ मज़ा अलग ही है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये शाहजहां जी है और इनके 4 बेटे थे। एक्चुअली ये 3 ही पिक्चर में दिखाए गए हैं। ये 4 बेटे कौन थे? एक तो था दारा शिकोह, ओके, बाद में था सुहाजा, ओके, यहाँ पे एक मुराद करके है जो नहीं है, और जो फाइनली था वो था औरंगजेब, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा शाहजहां का अपने बेटों के साथ की आप केमिस्ट्री देख लो। शाहजहां अपने जो बड़े बेटे थे दारा शिकोह अच्छा खासा प्यार करते थे। बाद में मुराद, साहूजा से भी प्यार करते थे। बट औरंगजेब उनका नकारा बेटा था, इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और अब उस ज़माने में होता क्या था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो डेफिनेटली जो बड़ा बच्चा है वही जाके जो तख्त का दावेदार है वो बनेगा, राइट? क्योंकि मुगल का जो तख्त है उसका जो मेन दावेदार है वो ऑफकोर्स दारा शिकोह बनने वाला था, ओके। अब जो बाप है यानी कि शाहजहां है, वो पहले से ही कुछ ऐसे सेटिंग करके रखते थे कि जिससे कि औरंगजेब चाह कर भी तख्त पे ना आ जाए या उनके जो मुगल सम्राट ना बने। तो उस समय क्या होता था कि ये जो सब जो प्रिंस है यानी कि जो राजकुमार है, उनको छोटी छोटी रियायत दी जाती थी और वहाँ से उनको टैक्स वसूलना पड़ता था, ओके, महसूल जो हम कहते हैं। और इससे जो ज़्यादा टैक्स वसूल करता था उसकी फिर खुद की एक फौज होती थी, सूबेदार होते थे और वो अपने आप में ताकत बताते थे, राइट? तो अभी देखो कैसे शाहजहां ने यहाँ पे चालूगिरी की। उन्होंने क्या किया, दारा शिकोह को सबसे अच्छी जगह दी जहाँ पे फसल अच्छी उगती है, जहाँ पे सब सही है। तो ऐसे बंगाल और इसके यहाँ पे दारा शिकोह को दिया, मुराद को गुजरात दिया, एक को आंध्रा और साउथ इंडिया के यहाँ पे दिया। बट औरंगजेब को क्या कर दिया, अफगानिस्तान के नज़दीक पश्तून बिश्तून भेज दिया और बोला उधर झगड़ा करो, जो भी करना है वो करो। बट और इसके कारण हुआ क्या देखो कि एज सच औरंगजेब को ऐसे कुछ आराम से मिला नहीं, वो हमेशा झगड़ा करते ही बैठा। बट ये जो जंग करी उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ, उससे क्या हुआ कि उसको समझ में आया कि जंग कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे युद्ध करना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे बेचारे जो दारा शिकोह थे वो क्या करते थे, उन्हें कुछ लड़ाई और मीन्स जो जंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। वो क्या करते थे, सब रिलीजियस किताबें पढ़ते थे, फिर हिंदू के साथ, सिख के साथ या अलग अलग जो कहते हैं ना मीन्स रिलीजन के लोगों के साथ मिलके उनकी रिलीजन समझते थे, क्रिश्चियनिटी को समझते थे, बाद में कविता लिखते थे। तो ओवरऑल इनका लाइफ इस
तरीके से गुजरा था, बिल्कुल जंग की आइडिया नहीं थी। उनको लग रहा था ये श्योर शॉट मैं ही तो राजा बनने वाला हूँ नेक्स्ट, तो मुझे ये सब करके क्या ज़रूरत है, करने की क्या ज़रूरत है। अब इसमें जो मेन चीज़ हो गई, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या कि धीरे धीरे औरंगज़ेब को लगा कि नहीं, ये दारा शिकोह है, ये सही नहीं है, और मेरे बाकी के दो भाई भी सही नहीं है। जो मुग़ल सम्राट बनूंगा मैं ही बनूंगा, बट एट द सेम टाइम मैं डायरेक्टली जाके अगर बोलूँगा मुझे मुग़ल सम्राट बनाना है तो ये तीनों भाई मेरा कत्ल कर देंगे। तो उसने क्या किया, पॉलिटिक्स करना चालू कर दिया। उसने मुराद जो गुजरात में था उससे कहा कि देखो मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे ये सब में ये नहीं है, मैं हज चला जाऊँगा, बट मुझे मालूम है कि दारा शिकोह सही आदमी नहीं है, वो काफिरों के साथ या फिर अलग अलग देश लोगों के साथ ये कर रहा, धर्म की आदान प्रदान कर रहा है जो सही नहीं है इस्लाम के हिसाब से। तो मुराद तुम जो है वो दिल्ली के सम्राट बन जाओ और मैं तुम्हें मदद करूँगा। ओके, तो मुराद तो खुश हो गया, वो बोला चलो हम दोनों मिलके फिर दारा शिकोह को मार देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही शाहजहां, क्योंकि दारा शिकोह जो थे शाहजहां के सबसे अच्छे बेटे थे, लाडले थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि औरंगज़ेब और मुराद ऐसा करने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, जसवंत सिंह राठौड़ को भेज दिया औरंगज़ेब और मुराद से लड़ाई करने के लिए। ये कौन सा युद्ध था, धर्मत का युद्ध था। बट यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ने, औरंगज़ेब मुराद ने मिलके जसवंत सिंह राठौड़ को हरा दिया, और फिर ये लगभग राजस्थान के आसपास था, ये चल गए आगरा में। ओके, कहाँ पे, दारा शिकोह के साथ लड़ाई करने के लिए औरंगज़ेब और मुराद चल पड़े। अब दारा शिकोह के पास भी बहुत बड़ी सेना थी, और औरंगज़ेब और मुराद की सेना ऑलरेडी दरमत की लड़ाई कर कर के थक गए थे, फिर भी कैसे तो भी मर मर के आगरा आए थे। और अगर सही टाइम पे दारा शिकोह युद्ध कर लेता तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि औरंगज़ेब और मुराद को वो हरा देता। बट क्योंकि दारा सिंह ने कभी युद्ध किया ही नहीं था, तो वो कंफ्यूज था कि ये मेरे भाई है या मेरे से सुलह करना चाहते हैं। तो 2-3 दिन ऐसे ही उसने टाइम पास किया। वो 2-3 दिन में क्या हो गया कि औरंगज़ेब और मुराद के सेना को एक रेस्ट करने का मौका मिला, विश्रांति लेने का मौका मिला, जिसके कारण वो वापस ताज़े तवाने हो गए और वापस युद्ध के तैयार हो गए। और फिर क्या हो गया कि ये जो समुद्र की जो लड़ाई थी 1659 में हुई थी, उसमें दारा शिकोह को हार माननी पड़ी। दारा शिकोह भाग गया आगरा से और कहीं तो भी अफगानिस्तान में जाके छुप गया। फिर बाद में वापस औरंगज़ेब ने वहाँ से उसको पकड़ के लाया और उसको मौत की सज़ा दे दी। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कुछ ये स्टोरी है जहाँ पे औरंगज़ेब ने अपने सभी भाइयों को मार के जो मुग़ल साम्राज्य का दावेदार है वो बन गया। अब ये स्टोरी तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। दारा शिकोह के बारे में आप देखना, वो क्या करता था, कैसे करता था, सेक्युलर बंदा था बेचारा, बट क्योंकि कभी लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं था, तो जब एक्चुअल लड़ाई करने की समय आई तो पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गया। और औरंगज़ेब एक जगह पे ऐसा आदमी था जिसको उसके पिताजी ने प्यार नहीं किया, सब कठिनाइयों का सामना करने पड़ा, बट उससे वो कैसे रणनीति करते हैं, कैसे युद्ध करते हैं वो सीख गया और उसने सही उसका इस्तेमाल किया। अब ये किसी भी समुदाय या रिलीजन को मैं बुरा भला नहीं कहना चाहता हूँ, ये जस्ट एक स्टोरी है। हम देखेंगे ट्रेडिंग में इसके हम क्या सीख सकते हैं। ओके, तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सबसे पहले हम सीख सकते हैं औरंगज़ेब से कि भले कितनी भी विपरीत सिचुएशन होने जाने दो, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप स्ट्रैटेजी सोच सकते हो, क्योंकि आपका काम ही वही रहेगा कि दिन रात स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में रह के ये स्ट्रैटेजी सीखो, वो कंसेप्ट सीखो, तो डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग में अच्छी खासी कामयाबी मिल सकती है। अब समुद्र के युद्ध में क्योंकि दारा शिकोह ने कभी ट्रेडिंग की ही नहीं होगी, तो उसको पता ही नहीं कि कभी एग्जैक्टली बाय का बटन दबाना है और ट्रेड लेना है। वो सोचते गया, उतने में क्या हो गया, स्टॉक हाथ से निकल गया। यही गड़बड़ तो ट्रेडर करता है, राइट? क्योंकि कभी
ट्रेडिंग के बारे में पेपर ट्रेडिंग किया नहीं है, कभी उसके बारे में डीप स्टडी नहीं की है, तो हमेशा एज अ ट्रेडर हम कंफ्यूज रहते हैं कि कब बाय करूं, कब बाय करूं, और वो बाय करूं कि नहीं करूं, बाय करूं कि नहीं करूं, इसके झंझट में ये मौका ही निकल जाता है। तो ये हमें नहीं करना है, हमें दाराशिकों की तरह नहीं रहना है, हमें सही टाइम पे सही चीज़ करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ क्या पता चली हमें कि जब भी आप देखोगे ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा करके औरंगज़ेब और मुराद की आर्मी आगरा पहुंची थी, तो दैट इज़ द वीकेस्ट पॉइंट। यानी कि आप भी देखोगे ये जो ब्रेकआउट का पॉइंट रहता है स्टॉक का, जहाँ पे ऑलरेडी बायर्स थक चुके हैं और सेलर्स ऑलरेडी फ्रेश है और वहाँ से वापस नीचे ढकेल सकते हैं, हम क्या करते हैं, वो वीक पॉइंट पे ही जाके ट्रेड करते हैं, और डेफिनेटली क्योंकि सेलर्स पावरफुल रहते हैं हमें वो नीचे लेके आते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग डेफिनेटली बहुत रिस्की है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग विल बी द लास्ट ऑप्शन, या अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना भी है तो हमें देखना है कि ब्रेकआउट के पॉइंट के नज़दीक वो स्टॉक कितना समय घलाता है, कितना फ्रेश और ताज़ा तवाना होता है, जैसे औरंगज़ेब की आर्मी हुई थी, फिर जाके ही वो ब्रेकआउट कर सकता है। बहुत दूर से आके, यानी कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ भी दिखाता हूँ, समझो स्टॉक यहाँ पे सेलर्स आ गए, नीचे गया, ओके। अब आप अगर यहाँ पे ओके ये पॉइंट पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ब्रेकआउट होगा, आप पैसा कमाओगे, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो बुल्स है ओके, जिन्होंने यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गया है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं और ये बुल पूरी तरीके से थक गए हैं, उनके पास नहीं ताकत है, पैसा खत्म हो गया है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही ट्रेड करने को जाते हैं, और फिर क्या होता है, वापस स्टॉप लॉस हिट होके स्टॉक नीचे चला जाता है। तो एक्चुअल क्या है, हमें देखना है कि कितना समय स्टॉक ब्रेकआउट के नज़दीक रहता है, यानी कि ताकत पाता है, और तब भी जाके फिर ब्रेकआउट होगा तो फंटास्टिक ब्रेकआउट होता है। तो ये हमेशा हमें ध्यान देना है, ब्रेकआउट लाइन के नज़दीक जितना ज़्यादा समय स्टॉक घलाएगा उतना ज़्यादा चांसेस है ब्रेकआउट होने के। तो होप आपको ये स्टोरी बहुत फंटास्टिक लगी रहेगी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये दाराशिकोह औरंगज़ेब मुराद की स्टोरी कैसे थी, जो कि पूरा मुगल सम्राट को मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में हमारा जो मेन टॉपिक है, अब उस पे आ जाएंगे। एक बार स्टोरी कैसे लगी मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं यहाँ पे ब्रीफली आज एनालिसिस करूँगा, क्योंकि कल अच्छे खासे स्टॉक्स का एनालिसिस भी मैं आपको ये करूँगा। आप देखोगे ऐसे कुछ गलत नहीं हुआ है, भले निफ्टी नीचे आई है, बट क्या चल रहा है, तो ट्रेंड लाइन जो है उसका अभी भी सपोर्ट, यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, इससे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। आज एग्जैक्टली इसके उसको टच करके ही स्टॉक चला गया। अब सबसे डेंजर क्या है, सबसे डेंजर ये है कि ये जोन के नीचे, यानी कि इसको ब्रेकआउट तो कर दिया, ब्रेकडाउन तो कर दिया, और अगर इसके नीचे चला गया ना, जो कि एक मेजर सपोर्ट जोन है, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत है। फ़िलहाल हमें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ बेसिक, आप देखो ना, इतना नीचे गया, फिर ऊपर गया, अब ये जोन में अंदर आ गया है, तो थोड़ा तो सेल आउट होगा ही होगा, राइट, क्योंकि ये इतने पावरफुल लोगों को निकालना है। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, मीन्स हम कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे मार्केट के बारे में। अब नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो आप बोलोगे फिर एंट्री कहाँ पे लूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचूं, ठीक है, एंट्री कहाँ पे लूँ। आप यहाँ पे आप देखोगे ना, एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो गया है, ओके। ये सिंपल नहीं है, ये डबल बॉटम है और अच्छा खासा स्पाइक के साथ है। तो आपको मंडे को, ओके, मंडे को मार्केट मोस्टली 18K के आसपास जाते हुए दिखना चाहिए। 18K के आगे क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वापस सेल आउट आके 17,942 जा सकता है, और फिर ये असेंडिंग ट्रायंगल होके ब्रेकआउट हो सकता है, या कोई और पैटर्न हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। बट
मे बी ऐसा हो सकता है ब्रेकआउट डायरेक्ट भी हो सकता है। ये मंडे पे क्या स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट, उस पे डिपेंडेंट है, ना ही कि मैं यहाँ पे रिमोट कंट्रोल दबा के आप मार्केट को बोलूँ रॉकेट बन जा तो मार्केट रॉकेट हो जाएगा, नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल इंट्राडे एनालिसिस, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोगों का, बहुत बिगनर्स, और मैं खास करके ये कहूँगा कि अच्छे खासे 4 साल 5 साल मार्केट में काम करने वाले भी लोग बिगनर्स की तरह सोचते हैं। उनको लगता है कि जो मैं बता रहा हूं कि यहां तक जाएगा तो बस बटन दबाया रॉकेट उड़ गया और ये पॉइंट आ गया। एक्चुअल में मार्केट ऐसे नहीं वर्क करेगा। यस, हमें पता है कि मार्केट की ट्रेंड बुलिश है, कौन से पॉइंट के नीचे नहीं बुलिश है, और यहां पे हम ट्राई कर रहे हैं बेस्ट पैटर्न्स ढूंढने का। बट अभी यहां पे बेस्ट क्या हो सकता है, तो लॉजिकली आप सोचो कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, राइट, तो इसके नजदीक कहां पे तो भी जा सकता है। अब 2-3 चीज हो सकते हैं। अगर मार्केट सुपर बुलिश है तो थोड़ा सा नीचे आएगा, फट करके ऊपर जाके ये लेगा। ओके, ये मंडे को न्यूज़ क्या रहेगी, कैसा रहेगा, उस पर डिपेंड होगा। अगर मार्केट मॉडरेटली बुलिश है तो वापस नीचे जाएगा और वापस यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा, वापस नीचे जाएगा और फिर तीसरा ब्रेकआउट होगा। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और अगर मार्केट बेरिश है तो क्या होगा, जस्ट टच करके ये लो के नीचे चले जाएगा। तो हमें समझना है कि अब बेरिशनेस है, अब फाइनली यहाँ पे कहीं तो सपोर्ट लेगा। ओके, बट एक चीज जरूर है कि आधा पैटर्न जब बनता है इंट्राडे में, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली मार्केट को करना क्या है। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला क्वाइट पॉसिबल चांसेस है, राइट, कि यहाँ से मार्केट घूमने वाला है, तो चलो ये फर्स्ट टारगेट दे दिया। ओके, अब इसके ऊपर डेफिनेटली हमें मालूम है तो बुलिश है तो इसके नीचे नहीं जाएगा, तो भले टाइम स्पेंड कर रहा है करने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सेफ ट्रेडर्स है उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम लगेगा और मे बी ऐसा होगा वापस ऐसे जाके ऐसे जाएगा, वी डोंट नो। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर पैटर्न सही बनी तो वापस ब्रेकआउट होगा, जिसका यहाँ पे एंट्री होगी। अब ये क्यों ऐसे अलग अलग पैटर्न बन सकते हैं, क्योंकि हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। ओके, अब आप आवरली में, डेली में मुझे पूछोगे, डेली का एनालिसिस कुछ और रहेगा, बट एट द सेम टाइम डेली का एनालिसिस लेके आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। तो 15 मिनट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस है ये आपको समझना पड़ेगा एज अ ट्रेडर। आपको जस्ट किसी को क्रिटिसाइज करके कि आप तो ये बोले थे, आप तो वो बोले थे, नहीं सीखोगे स्टॉक मार्केट। क्योंकि जो एक्चुअल रिजल्ट्स है आप व्हाट्सएप के ग्रुप में देख सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो। इंट्राडे में जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, जिस तरीके से कैंडल्स बनती है, उस तरीके से हम अच्छा खासा वो डायरेक्शन में पॉइंट्स लेके ट्रेड कमा सकते हैं। अब यहाँ पे, यहीं पे देखो क्यों मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट अच्छा खासा मॉर्निंग मंडे को ऊपर जा सकता है। वेरी सिंपल, राइट, डबल बॉटम किया है, पिछले हाई को तोड़ के नीचे चला गया है। अब आप बोलोगे मंडे को अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ नीचे के साइड पे, डेफिनेटली मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ओके, मार्केट समझो यहाँ पे ओपन हुआ, डेफिनेटली मैं ट्रेड नहीं लूंगा। बट एट द सेम टाइम मुझे मालूम है मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास है, तो अगर यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनती है तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सेकंड टारगेट होगा, और यहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। और उसमें भी मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली 1 या 2 कैंडल में ब्रेकआउट हो गया तो फाइनली मैं ये टारगेट तक ट्रेड करूंगा। दिस इज द लॉजिक, ना कि आप बोले थे सर, आप बोले थे, आप कुछ उल्टा ही करते हो, ये सब नहीं चलता है। आप अपना दिमाग थोड़ा सा शांत रखो, कंसेप्ट को सीखो। मार्केट जैसे चेंज होता है वैसे अपने आप के एनालिसिस को ढाल के, मोल्ड करके बेस्ट एंट्री पॉइंट्स ढूंढने को देखो, बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस ढूंढने को देखो, और बेस्ट टारगेट देखने को देखो। अगर टारगेट नहीं बनता है तो ट्रेड मत लो। ओके, दिस इज द वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके, अब यहाँ पे क्यों मैं कहूँगा कि एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है मंडे को, क्योंकि देखो एक अच्छी खासी रैली नीचे की तरफ आ गई है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, 2 कैंडल स्टिक, यहाँ पे एक देखोगे ना प्राइस पैटर्न भी बना है, बाद में 3 कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, वॉल्यूम
ये छोड़ दो, बाकी का ये वॉल्यूम ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पे एक तो अपॉर्चुनिटी बनती है कि ये अगर मार्केट चालू रहता था तो डेफिनेटली मैं ये पार्ट तक लॉन्ग चला जाता, इतने सारे कंफर्मेशन मिले हैं। ओके, बट मंडे को कुछ भी हुआ, इसके नीचे चला गया। क्यों मैं बोलूँगा आपको, समझो संडे को बिडेन की नानी मर गई। ओके, इसके कारण यूएस मार्केट भी शॉक में चला गया और निफ्टी भी निफ्टी के मुंह से झाग आने लगा और नीचे गिर गया। ओके, तो फिर कैसे आप लॉन्ग के ट्रेड लोगे? बट ऑब्वियस राइट, नहीं लेना है। ओके, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कहीं तो भी ओपन होके ग्रीन कैंडल दिख रही है, ट्रेंड लाइन अभी तक इंटैक्ट है, गो फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं आज लेवल्स बीवल्स पे इतना ज़्यादा ये नहीं हूँ, मैं कुछ कमेंट्स करने वाले लोगों के साथ के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके 2 या 3 उल्टे कमेंट्स लोगों को ये कर देते हैं कि ये क्या ऐसे बात कर रहे हैं, ये क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो आइदर आप स्टॉक मार्केट ठीक से सीखो, कंसेप्ट सीखो, फिर आप कुछ टेक्निकल कमेंट्स करो, पूछने के लिए ट्राई करो। अगर आप ट्रोल करने को देखोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जो व्यूअर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो अभी भी ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, जिनको कंसेप्ट पता है, उनका भी कुछ नहीं जाने वाला है। ट्रोल करके सिर्फ आप ट्रेडिंग के जगत में खुद को ही ट्रोल कर रहे हो, बाकी कोई भी आपके कमेंट से ट्रोल नहीं हो सकता है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता हूँ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आप ट्रोल करोगे जब मुझे लगेगा, जब मुझे लगेगा ही नहीं तो ट्रोल करके आप कितना भी करो, फ़र्क क्या पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। बैंक निफ्टी ने बहुत वीकनेस दिखाया आज। ओके, और यहाँ पे देखोगे ना, ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अगेन सपोर्ट जोन में आ गया है। ओके, अगेन सपोर्ट जोन में आ गया है। बैंक निफ्टी अगर समझो वापस नीचे भी गिरा ना, तो आप देखोगे 40,800 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। ओके, और जब तक कि ओवरऑल बेरिशनेस नहीं है, मैं स्टिल कहूँगा कि ये सब, अगर मार्केट बेरिश रहता ना तो ये सपोर्ट जोन में कभी भी बैंक निफ्टी को वापस आने नहीं देता। ठीक है, एग्रीड, ये गिर गया। ओके, बट अगर ये बेरिश रहता था ना, इधर से ही रिट्रेसमेंट होके नीचे का टारगेट पकड़ने चालू होता था। बट जिस तरीके से ये सपोर्ट जोन में आया, अब क्या हो सकता है, निफ्टी की तरह ही डबल बॉटम फॉर्म होके बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा ऊपर का मुंह दे सकती है। ओके, अब बैंक निफ्टी समझो ये पॉइंट के नीचे, ओके, 40,870 के नीचे चली भी गई, तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, 40,700 से 40,600 तक का रहेगा। अगर डबल टॉप बन के, डबल बॉटम बन के यहाँ पे आपको 2 कैंडलस्टिक या 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, तो आप 41,400 के आसपास, और ये जो प्रीवियस हाई है, ओके, 41,200, ये 2 टारगेट आपके बन सकते हैं। आप कहाँ पे एंट्री करोगे? 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न में। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? 41,200। आपका दूसरा टारगेट क्या रहेगा? 41,400। अब तक ऐसा कुछ मेजर न्यूज़ नहीं है जिससे यार बैंक निफ्टी और गिरेगी ऐसा लग रहा है। बट एनीवेज, बेस्ड ऑन द सिचुएशनल कंडीशन, जो सिचुएशनल कंडीशन क्या है, अगर इस ये पॉइंट के और नीचे चला गया तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ 100 to 200 पॉइंट शॉर्ट, बट प्रॉपरली कैंडल क्लोज होना चाहिए, नहीं तो वापस क्या होता है ना, वो सपोर्ट जोन में चला जाता है, वैसा नहीं चाहिए। और अगर समझो यहाँ पे डबल टॉप हो गया, तो जैसे मैंने कहा था 41,200 एंड 41,400 आप ट्रेड कर सकते हो। होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, इट वाज रियली फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल हियर।